नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस से। कैबिनेट की बैठक में अनेक सुधारों के साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने लिए बड़े फैसले। अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को दी गई मंजूरी। प्रदेश में 1 जुलाई से संचालित होगा किल कोरोना अभियान। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कमिश्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देश, कहा सभी का सहयोग प्राप्त करें कोविड-19 का खात्मा। कंटेनमेंट जोन निर्धारण में किया गया बदलाव। कोरोना पीड़ित के घर से लगे दोनों तरफ के मकानों को मिलाकर 3 घरों का होगा कंटेनमेंट जोन। 21 की बजाय सिर्फ 5 दिनों में हो जाएगा कंटेनमेंट मुक्त। प्रदेश में कल 187 नए संक्रमितों के बाद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंची 12,400 के पार। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा। कोरोना संकट के काल में वर्चुअल कार्यक्रमों की बढ़ी संख्या। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा रानी दुर्गावत पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी को किया संबोधित। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने मंडला में अर्पित की रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी श्रमिकों तथा नियोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की चर्चा। कहा मध्य प्रदेश की धरती पर ही मिलेगा हर प्रवासी मजदूर को योग्यता अनुसार काम। अब समाचार विस्तार से। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सुधारों के साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों को लागू करते हुए अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी मंजूरी दी। यह फैसला देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप में उन्नत बनाने में मददगार होगा। सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए पशुधन योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि की स्थापना होगी। सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3% ब्याज में छूट देगी। सरकार के मुताबिक इससे न केवल दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा बल्कि निर्यात भी बढ़ेगा और साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा। एक और अहम फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके जरिए करीब 1,540 बैंक आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे। सरकार के इस फैसले से निवेशकों को यह भरोसा होगा कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। गौरतलब है कि इन बैंकों में 8 करोड़ से ज्यादा खाता धारक हैं और उनका करीब 4,84,000 करोड़ रुपए जमा है। कैबिनेट के अन्य फैसलों की बात की जाए तो यूपी के कुशीनगर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा, जिससे बौद्ध पर्यटकों को बहुत फायदा होगा। यहां 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी बन चुकी है और बाकी बुनियादी ढांचा जल्द से जल्द पूरा होगा। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 6 महीने का विस्तार दिया गया है और अब वो 31 जनवरी 2021 तक रिपोर्ट जमा कर सकेगा। पड़ोसी देश म्यांमार के 2 गैस ब्लॉक में ओएनजीसी विदेश निवेश लिमिटेड 909 करोड़ निवेश करेगी। सरकार ने अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्रों में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि की गई। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र इन स्पेस का गठन करेगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को नया ये रूप सारी देकर इसे बैंक आपूर्ति आधारित 1940 मॉडल है। से मांग आधारित ये मॉडल तुरंत में प्रभाव से बदलेगा। इससे आरबीआई अंतरिक्ष के क्षेत्र की सुपरविजन उपलब्धियों का पावर में अधिकतम आ उपयोग जाएंगे। सुनिश्चित किया जा सकेगा। आरबीआई की जो सुपरवाइजिंग की तरीका है शेड्यूल बैंक के लिए भी, वही इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। नई संस्था एक ही बनी है और वो कोई अलग से साइंटिफिक संस्था नहीं है। इसका नाम ही है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये सबको जोड़ करके जो भी प्लान्स बनेंगे कैसे चलाने आगे, और अब उसका मैकेनिज्म अभी उसकी रचना हो रही है। देश में पहली बार हम प्राइवेट
एंटरप्रेन्योर को इसमें ला रहे हैं और 3% इंटरेस्ट सबमिशन हम दे रहे हैं। और एक तरह से कहें कि इस स्कीम में केवल 10% लाभार्थी को, एंटरप्रेन्योर को अपना पूंजी लगेगा। प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। भोपाल से अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के इस महत्वपूर्ण अभियान में सरकार और समाज साथ साथ कार्य करेंगे। किल कोरोना अभियान प्रत्येक परिवार को कवर करेगा। इसके लिए दल गठित किए जा रहे हैं। कोविड मित्र भी बनाए जाएंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमिश्नर कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि इस अभियान के लिए आवश्यक तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दें। देश के इस अनूठे और बड़े अभियान में के संचालन से अनेक प्रदेशों तक भी एक सार्थक संदेश पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलों और संभागों में आईजी और कमिश्नर्स भी कोरोना नियंत्रण पर निगाह रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के करीब 14,000 महिला और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर सर्वे कार्य की अहम जिम्मेदारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को कोरोना के नियंत्रण में अन्य राज्यों की तुलना में सफलता भी मिली है, लेकिन सजगता का स्तर बना रहे और सभी आवश्यक उपायों को अपनाते रहें, यह बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब डोर टू डोर विस्तृत सर्वे के माध्यम से संदिग्ध रोगी की शीघ्र पहचान और उपचार का कार्य अधिक आसान हो जाएगा। जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ ही सभी का सहयोग लेते हुए अभियान को गति दी जाए। वायरस के पूर्ण नियंत्रण की रणनीति के साथ कार्य करना है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट और एक्टिव प्रकरणों की संख्या कम है। मध्य प्रदेश 76.1% रिकवरी रेट के साथ प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। वायरस के इस स्प्रेड को रोकने में कामयाबी मिली है। सीएम ने आमजन से भी अपील की है कि किल कोरोना अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। घर घर पहुंच रहे सर्वे दल को आवश्यक जानकारी देकर सहयोग करें। इस सर्वे में महिला और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहेंगी। सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ ही डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण पाए जाने पर भी जरूरी परामर्श और उपचार नागरिकों को मिल सकेगा। सार्थक ऐप का उपयोग कर इन जानकारियों की प्रविष्टि दी जाएगी। कुल 10,000 दल कार्य करेंगे। सर्वे दल अनुमानित 10 लाख घरों में रोज जाएंगे। एक एक दल करीब 100 घरों तक पहुंचेगा। राज्य की 100% आबादी को इस सर्वे से कवर किया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा देने का कार्य भी साथ साथ चलेगा। विभिन्न तरह की प्रचार सामग्री और प्रत्यक्ष संपर्क कर नागरिकों को सर्वे दल की आने की सूचना देने का कार्य एडवांस टीम द्वारा किया जाएगा। इन कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नागरिकों से सहयोग प्राप्त किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना से जंग जीतने के लिए 3 लाख वॉलंटियर्स प्रशिक्षित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को अब नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। अब 21 दिन के स्थान पर केवल 5 दिन में कंटेनमेंट जोन हटा दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में कोरोना की स्थिति के बारे में बताया कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 76% हो गया है। इसके साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि छोटे कस्बे, ठेले, खोमचो वालों को राज्य सरकार 10,000 रुपए की लोन गारंटी देगी। कल शाम मिले आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,448 हो गई है। कल इंदौर में 34 और भोपाल में 45 नए संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही भिंड में 22, मुरैना में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 534 हो गई है। बुधवार को भी प्रदेश में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई। राजधानी भोपाल में कोरोना के 2,601 मरीज मिल चुके हैं। वहीं इंदौर में यह आंकड़ा 4,461 हो गया है। राहत की बात यह है कि अब तक कुल 9,473 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।
फिलहाल प्रदेश में 2441 कोरोना संक्रमित उपचाररत हैं। वहीं अगर देश की बात की जाए तो देश में संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर 56.70% हो गई है। अब तक 2,58,685 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,495 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 1,83,022 लोगों का इलाज चल रहा है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2 लाख से अधिक जांच करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। 3 महीने पहले यह आंकड़ा प्रतिदिन 100 मामलों की जांच का था। जांच के मामलों में ये उल्लेखनीय वृद्धि अस्पतालों, जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि उसने अब कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए देश भर में 1000 प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है। ICMR ने इसे देश में परीक्षण सुविधाओं में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। परिषद ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 परीक्षण के लिए 730 सरकारी और 270 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इंदौर जिले में 40 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि निगेटिव की संख्या 1440 थी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 77,462 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,507 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 211 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने पर कल 54 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 3,344 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई है। जिले में अब 952 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अभी भी उपचार चल रहा है, जबकि विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों से 4,390 लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है। इंदौर जिले का रिकवरी रेट 74.19% हो गया है, जबकि जिले का डेथ रेट 4.68% है। भोपाल में आज कोरोना की जो सैंपल रिपोर्ट आई हैं, उनमें से 32 लोगों का सैंपल पॉजिटिव आया है। सभी 32 लोगों में से अधिकांश को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं आज चिरायू अस्पताल से 22 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर घर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि शहर में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,630 को पार कर गई है। इस संक्रमण से अब तक भोपाल में 91 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि भोपाल का रिकवरी रेट 70% से भी ज्यादा है। भोपाल में फिलहाल पॉजिटिव एक्टिव केस जहां 700 के करीब हैं, तो वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,900 के करीब पहुंच गई है। धार जिले के संपूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जिले में जल जनित रोगों एवं संक्रामक रोग जैसे हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर के फैलाव की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने हैजा विनिमय 1983 के नियम 3 के तहत जिला धार के संपूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है। यह आदेश अगले 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के माध्यम से धार जिले में कोई भी व्यक्ति इस आदेश में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाए हुए भोजन को ना तो लाएगा न ले जाएगा। बासी मिठाइयां तथा नमकीन वस्तुओं व फल, सब्जियों, अंडे और दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुएं व सड़े गले फल, सब्जियां, दूध, दही, उबली हुई चाय, कॉफी, अंडे, आइसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे। नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय टंकी की समय समय पर सफाई और उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिए काम में लाया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिसूचित क्षेत्रों में अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, जिसमें जिले में के समस्त कार्यपालक दंडाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा आदि अधिकारी शामिल हैं। नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्र में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे। जिसमें से 130 केस
डिस्चार्ज कर चुके हैं हम। ये बहुत राहत की बात है कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो 81% से अधिक है, और जो कि दूसरे जगह से काफ़ी बेहतर है। अभी हमारे यहाँ एक्टिव 26 केस हैं, जिसमें से 22 तो धार में भर्ती हैं और 4 इंदौर में भर्ती हैं। मुरैना जिले में भी कोरोना का प्रभाव एक बार फिर बढ़ गया है। मुरैना नगर निगम आयुक्त भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बुधवार को आई 100 जांच रिपोर्ट में से 10 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं 88 रिपोर्ट निगेटिव हुई। मुरैना में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आने से कुल संख्या 224 हो गई है। इन मरीजों को क्वारंटीन सेंटर से आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। अब मुरैना के चिकित्सालयों में 76 मरीज संक्रमित होकर इलाजरत हैं। हालांकि 147 मरीजों को अभी तक स्वस्थ होने के बाद घर भेजा जा चुका है। बुधवार को आए नए मरीजों में मुरैना तहसील के कर्मचारी सहित पूर्व विधायक परिवार के 2 बालक बालिका शामिल हैं। सभी मरीज पूर्व के मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। इन मरीजों से उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जानकारी ली जा रही है। मुरैना जिले में अभी तक संभावित लक्षण वाले 3651 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 3165 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 89 मरीजों की जांच रिजेक्ट हो गई है। जिले में 1,64,932 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग किए जाने के बाद 94,764 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। इनमें से 88,192 ने अपनी अवधि पूरी कर ली है। यहाँ से कल 100 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें आज हमारे GRMC से जो रिपोर्ट आई है उसमें 10 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक हमारे पास 214 केसेस हो चुके थे। ये 10 मिला के अब 224 केसेस हमारे पास हो चुके हैं। इनमें से कल तक 66 केसेस एक्टिव थे, आज हमारे पास 76 केसेस एक्टिव हो चुके हैं। आज जो 10 सैंपल आए हैं उनमें से मुद्गल फैमिली से भी 2 लोग आए हैं और नगर निगम कमिश्नर का भी पॉजिटिव आया है। और हमारे जो है 147 केसेस हम उनको ठीक करके डिस्चार्ज कर चुके हैं और मुरैना में सिर्फ 1 डेथ। क्या ये नगर निगम कमिश्नर जो है वो है क्या? हाँ, नगर निगम कमिश्नर जो है वर्तमान में, उनका सैंपल भी हमने कर लिया था तो वो पॉजिटिव आया। संस्कारी धानी कहे जाने वाले जबलपुर में भी कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति लगातार सुधार जारी है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से कोरोना के संक्रमण को लेकर काफी हद तक रोकने में सफलता मिली है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कलेक्टर भरत यादव ने जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 8, बचे हुए एक्टिव केस 62। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 373। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 14। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 169। कंटेनमेंट क्षेत्र 13 हैं। आज 2 कंटेनमेंट क्षेत्र हट गए हैं। छोटी ओमती मदन मोहन मालवीय वार्ड नंबर 52 और पुत्री शाला मदन मोहन मालवीय वार्ड नंबर 52। ये 2 कंटेनमेंट आज हट गए। यहाँ के लोगों का अच्छा सहयोग मिला, उनको धन्यवाद। जो नए कंटेनमेंट बने हैं वो त्रिपुटी नगर राजीव गांधी वार्ड नंबर 31, इसमें 169 आशीर्वाद त्रिमूर्ति नगर के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, और सुभाष नगर शेर गोविंदास वार्ड नंबर 47, सुभाष नगर पानी की टंकी और मैदान के आसपास का प्रभावित क्षेत्र। ये 2 नए कंटेनमेंट क्षेत्र बने हैं। तो कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 13 हैं। 2 हट गए हैं, 2 नए बने हैं। आगामी रविवार को पिछले 3 रविवारों की तरह और जो लास्ट रविवार को जिस तरह से प्रतिबंध लगा के विराम लगाया गया था उसी तरह का विराम रहेगा। रोको टोको अभियान लगातार चल रहा है। आज भी 116 लोगों पे 11,490 रुपये का जुर्माना मास्क नहीं पहनने पे और फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं बनाने पे लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार सभी जिलों में, हमारे जिले में भी शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में 1 जुलाई से 15 जुलाई हाउस टू हाउस सर्वे होगा। हर एक घर में सर्वे होगा कोरोना का। उनके केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने जबलपुर में रानी दुर्गावती पर आयोजित संगोष्ठी को ऑनलाइन संबोधित किया।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने वीरांगना रानी दुर्गावती के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने गोंडवाना साम्राज्य की अमर वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन को लेकर ये प्रोग्राम किया था और केंद्रीय मंत्री पटेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर इसमें हिस्सा लिया। संगोष्ठी को संबोधित करने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्री पटेल ने इसके प्रयोजन को बताने के साथ ही रानी दुर्गावती के अमर बलिदान और शौर्य की जानकारी देते हुए बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम पिछले 10 दिनों से गोष्ठी के रूप में चल रहा था। आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस के अवसर पर इसका समारोह था। मैं उन तमाम लोगों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इन रानी दुर्गावती के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस वर्चुअल कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। उनका धन्यवाद करता हूँ। इतना ही कहूँगा, हम सौभाग्यशाली हैं दमोह के लोग कि सिंगौरगढ़ रानी दुर्गावती की पहली राजधानी थी जो विंध्या पर्वत पर, बाद में उनकी राजधानी चौरागढ़ नरसिंहपुर जिले में सतपुड़ा में बीच बनी। विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली रानी दुर्गावती के चरणों में नमन करता हूँ जिनने मुगलों से पहला युद्ध इस धरती पर किया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। श्री कुलस्ते ने गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर उन्हें नमन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र की जनता से मुलाकात भी की। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वे प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिकता से काम करेंगे। इसके साथ ही मंडला अंचल के किसानों की समस्याओं को हल करने पर भी काम किया जाएगा। देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ा इस समय देखिए कोरोना का संकट है। प्रवासी हमारे जो मजदूर हैं उनकी भी हमको चिंता करना है। इस समय हमारे प्रदेश में और देश में भी अभी किसानी का काम शुरू हुआ है, तो किसानों की चिंता की बीज पहुंचा नहीं पहुंचा, खाद की ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है, खाद किस स्टेज पे हमारा है, कितना है, स्टॉक है, नहीं है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जो प्राथमिकता है कि आज की आवश्यकता, क्योंकि इस समय बोनी का काम शुरू हुआ है, तो हम इसको प्राथमिकता भी दे रहे हैं। दर्शकों, हम अपने बुलेटिन में आपको फेक न्यूज से लगातार आगाह कर रहे हैं। हाल ही में एक वेबसाइट की खबर में ये जानकारी दी गई थी कि सरकार कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर खरीद रही है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस खबर के बारे में गहराई से तफ्तीश की है। वेंटिलेटर खरीद के पहले उन्हें अप्रूव करने के लिए बाकायदा एक समिति की स्वीकृति ली जाती है। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर्स के व्यवहारिक परिचालन को भी देखा जाता है। इन वेंटिलेटर्स को खरीदने के पहले उनका क्लिनिकल ट्रायल भी किया जाता है। लिहाजा वेबसाइट के द्वारा प्रकाशित ये खबर पूरी तरह से असत्य, निराधार और फेक है। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह की खबरों को पर कतई भरोसा ना करें। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने लॉकडाउन और कोरोना के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। इससे पहले सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सीमा को 31 जुलाई किया था, लेकिन अब इसे 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अगर आप रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आखिरी तारीख अब 31 जुलाई कर दी गई है। आयकर विभाग ने इसके साथ ही छोटे और मझोले करदाता जिनकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की देनदारी 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए टैक्स पेमेंट की तारीख को 30 नवंबर 2020 कर दिया है।
वहीं 1 लाख से अधिक की देनदारी के लिए डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के अनुसंधान अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अमीर फैसल खान और उनकी टीम को कोरोना महामारी के समय कोरोना मरीजों एवं पीड़ितों की लगातार सेवा करने के लिए जन सहयोग सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने कोरोना वॉरियर्स सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन गांधी मेडिकल कॉलेज स्थित इकाई के कार्यालय में किया गया। समिति के पदाधिकारियों द्वारा इकाई के सभी चिकित्सकों और स्टाफ को शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष औसाफ अली ने बताया कि कोविड-19 महामारी के समय जब लोग घरों में कैद हैं, तब इकाई के चिकित्सकों द्वारा बिना रुके 24 घंटे कोरोना कंट्रोल रूम चलाने और जन जन तक सहयोग किया गया, जिसकी वजह से आम लोगों को समय पर इलाज मिल सका। इसलिए उनकी टीम ने चिकित्सकों का सम्मान किया है। भारतीय रेलवे का WAG 12 लोकोमोटिव इंजन मालगाड़ियों को चलाने हेतु निर्मित किया गया है। इसकी क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है। इंजन की अधिकतम गति 120 किलोमीटर पर आवर यानी कि प्रति घंटा है। इंजन को एल्स्टॉम कंपनी द्वारा बिहार के मधेपुरा में बनाया गया है। ये इंजन केबिन क्रू फ्रेंडली एवं पूरी तरह वातानुकूलित है। भोपाल में ट्रायल के लिए आए इस इंजन का DRM उदय वोरवणकर ने जायजा लिया और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की। DMR ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इंजन अपने आप में पावरफुल है। चढ़ाई वाली जगह पर 5,400 टन लोड को लेकर मालगाड़ी आसानी से चढ़ाई कर लेती है और इसकी लागत लगभग 20 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि इस तरह के पावर इंजन अभी 800 और आना है, जिसको बनाने का काम 4 अलग अलग जगह पर हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड संकट काल में लौटे हर प्रवासी श्रमिक को मध्य प्रदेश की धरती पर ही उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सहित पूरी टीम आपके साथ है। रोजगार सेतु के माध्यम से जहां प्रवासी श्रमिकों को उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार प्राप्त हो रहा है, वहीं नियोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार कामगार मिल रहे हैं। नियोक्ता अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दें। सरकार उनके कार्य में सहयोग करेगी। प्रवासी श्रमिकों से फेसबुक लाइव के माध्यम से संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। अभी तक 3,37,857 प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं और 1,62,840 को रोजगार दिया गया है। प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत अभी तक 45,96,000 मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शालाओं में नामांकन के लिए प्रक्रिया अपनाते हुए प्रवासी श्रमिकों के साथ वापस लौटे 5 से 18 वर्ष तक के 2,06,425 बच्चों का चिन्हांकन किया जाकर 75,385 बच्चों को शालाओं में प्रवेश देने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। शेष बच्चों को स्कूल चले अभियान में स्कूल चालू होने पर निःशुल्क प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए 116 जिलों में महत्वपूर्ण गरीब कल्याण रोजगार अभियान चालू किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 24 जिले शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में मनरेगा में 100 के स्थान पर 125 दिवस कार्य उपलब्ध कराने के साथ ही प्रवासी श्रमिकों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंचाई व्यवस्था आदि विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों को अपने मूल निवास स्थान और गृह प्रदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कुछ दिन पहले शुभारंभ किया था, जिसका लाभ खंडवा जिले की 37,000 मजदूरों को मिलने वाला है। इस अभियान में मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा राज्यों के 116 जिले में हर वर्ष 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत उन जिलों का चयन किया गया है जहां से 25,000 से अधिक श्रमिक रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में जाते हैं। खंडवा के खालवा और पंधाना क्षेत्र उनमें से एक है। खंडवा जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि खंडवा जिले में करीब 37,000 श्रमिकों को इसका फायदा मिलने वाला है। जिले में मनरेगा के साथ साथ अन्य योजनाओं में भी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई के लिए किसानों को 10 घंटे और घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। बिजली विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने निर्देशित किया कि प्रदेश में जरूरत से अधिक बिजली उपलब्ध है, ऐसे में बिजली आपूर्ति की कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए बिजली विभाग सिस्टम ठीक करें, व्यवस्थाएं सुधारें, मेंटेनेंस कार्य निरंतर जारी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि पंपों के लिए दिए जाने वाली बिजली संबंधी सहायता की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी। अतः ये सुनिश्चित किया जाए कि लाभ लेने वाला हर किसान बिजली का बिल भरे। बिजली की चोरी सख्ती से रोकी जाए। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, एवीएसएम, एमएसएम, बीएसएम जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान ने भोपाल में सुदर्शन चक्र कोर के मुख्यालय का दौरा किया। आर्मी कमांडर दक्षिणी कमान ने यहां पर सैन्य गतिविधियों के संचालन को लेकर जानकारी ली। इस दौरान संस्थान में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों और उपायों पर की भी जानकारी दी गई। आर्मी कमांडर ने घाना मिलिट्री स्टेशन का भी दौरा किया। यात्रा के दौरान जनरल ने दक्षिणी थिएटर में उच्च स्तर की सैन्य व्यावसायिकता हासिल करने के लिए यथार्थवादी प्रशिक्षण के साथ परिचालन तत्परता की समीक्षा की। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती हाल ही में दिल्ली में सेना के कमांडरों के सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन्होंने पड़ोसी देशों की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के कारण लगातार बदलते गतिशीलता के साथ राष्ट्र द्वारा सामना किए गए सुरक्षा प्रतिमान पर प्रकाश डाला। उन्होंने आधुनिक युद्ध तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सेनाओं को हर समय तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को पूर्वी लद्दाख में विभिन्न अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और हाल ही में चीनी सेना के साथ उत्पन्न गतिरोध की स्थिति में साहस और असाधारण शौर्य का और धैर्य का परिचय देने के लिए कई सैनिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन जनरल नरवणे ने 4 अग्रिम क्षेत्रों में सैन्य तैयारियों का जायजा लिया और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने वहां मौजूद सैन्य कमांडरों के साथ विस्तार से चर्चा की। गलवान घाटी में 15 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 76 अन्य घायल हो गए थे। क्षेत्र में सेना प्रमुख का दौरा ऐसे समय हुआ है जब चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पैंगोंग सो, गलवान घाटी और गोगरा गर्म पानी के सोते से जैसे क्षेत्रों में हथियार और सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। जनरल नरवणे ने चीनी सैनिकों से बहादुरी से लोहा लेने के लिए 5 सैन्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख ने मंगलवार और बुधवार को उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, 14वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का संपूर्ण जायजा लिया। लेह पहुंचने के बाद जनरल नरवणे ने तत्काल सेना अस्पताल का दौरा किया, जहां गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के बाद घायल हुए 18 सैनिकों का इलाज किया जा रहा है।
लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा लेह स्थित सेना की 14वीं कोर संभालती है। भारत और चीन की सीमा क्षेत्र विशेषकर पूर्वी लद्दाख में स्थिति का विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। भारत चीन सीमा मामलों पर सलाह मशविरा और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की 15वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। भारतीय पक्ष ने इस महीने की 15 तारीख को गलवान घाटी क्षेत्र में हिंसक घटना सहित पूर्वी लद्दाख के हाल में घटनाक्रम के बारे में अपनी चिंताओं से चीन को अवगत कराया। इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व पूर्व एशियाई मामलों के संयुक्त सचिव ने किया और चीन के शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के सीमा और सागर मामलों के विभाग के महानिदेशक ने किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के पिछले सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने फिर स्वीकार किया कि दोनों पक्षों को इस महीने की 6 तारीख को वरिष्ठ कमांडरों की बैठक में तनाव कम करने और किसी प्रकार के परस्पर न उलझने के बारे में बनी सहमति को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात से भी सहमत थे कि वे इस सहमति को तेजी से लागू करेंगे। ऐसा द्विपक्षीय समझौतों तथा तौर तरीकों के अनुरूप किया जाएगा। इससे सीमा क्षेत्र में शांति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने इस महीने की 22 तारीख को वरिष्ठ कमांडरों की दूसरी बैठक के बारे में चर्चा की। दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को शांतिपूर्ण सुलझाने के लिए सलाह मशविरा और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की संरचना के अनुरूप और राजनयिक तथा सैन्य स्तर पर बातचीत करते रहने पर भी सहमत हुए। भाजपा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रैली को आज संबोधित करने वाले हैं। भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी, करीब 1 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। इस खबर पर बेहतर जानकारी के साथ भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, 3 बजे का वक्त तय था, कितनी देर में ये जो बैठक है शुरू होने वाली है और इसको लेकर भोपाल में क्या तैयारी की गई है? देखिए, 3 बजे से ये वर्चुअल रैली जो है वो शुरू होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली देखिए उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसके तहत केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और उसी कड़ी में लगातार जो है वो रैलियां आयोजित की जा रही हैं। कोरोना के संकट में जब नॉर्मल रैलियां नहीं हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ने ये वर्चुअल रैली का तरीका जो है वो अपनाया है और ऐसी रैलियां देश भर में आयोजित की गई है जिसमें कि वर्चुअल माध्यम से, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया जो है वो विकसित किया गया है और पार्टी की कोशिश है कि इसके माध्यम से वो सरकार के पिछले 1 वर्ष के जो कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो धारा 370 हटाने का मामला हो और दूसरी जो उपलब्धियां हैं उनको जो है वो जनता के सामने रखे। इसके अलावा जो कोरोना संकट के समय जिस तरीके से केंद्र सरकार ने तमाम गरीब कल्याण योजनाएं चलाकर लोगों को राहत देने का काम किया है, जिस तरीके से लोगों को इस संकट से उबारने का काम किया है, उसको भी जनता के सामने रखने का ये एक माध्यम है। और इस रैली से पूरे प्रदेश में जो है बूथ स्तर तक, देखिए जो बीजेपी कार्यालय है मध्य प्रदेश में, प्रदेश कार्यालय है, वहां पे तो उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो प्रदेश के बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता है उन तक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो लिंक है वो भेजी गई है। कार्यकर्ता जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तमाम लोगों को जोड़कर, बुद्धिजीवियों को जोड़कर, आम लोगों को जोड़कर उन तक जो है रैली का सीधा प्रसारण जो है पहुंचाने की, पार्टी के जो नेता है उनकी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूरा करीब 1 करोड़ लोगों को इससे जोड़ने के लिए लक्ष्य रखा गया है। करीब 1 करोड़ लोग जो है वो इस वर्चुअल रैली में जुड़े और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उन तक पहुंच पाए और ये प्रयास जो है पार्टी लगातार कर रही है और इसमें प्रदेश स्तर से नेताओं से लेकर जमीनी जो कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता होता है वो तक शामिल है और इसकी तैयारियां जो है बहुत दिन से की जा रही थी। क्योंकि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजीत। तो कुछ ही देर में जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी की, उनका जो वर्चुअल रैली है वो शुरू होगी। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह रूस के विक्ट्री डे परेड की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी विजय दिवस परेड में भाग ले रही है।
रक्षा मंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि 1941 से 1945 के युद्ध में सोवियत सेना की विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मॉस्को में रेड स्क्वायर पर विजय दिवस परेड में शामिल हुआ हूं। मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेना की टुकड़ी भी इस परेड में भाग ले रही हैं। इस रेड स्क्वायर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वह कार्यक्रम बहुत ही भव्य था और उसमें भारत की कंटिजेंट के परफॉर्मेंस को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं इस अवसर पर सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर टीबी के खिलाफ लड़ाई को नया रूप दिया गया है। टीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतरीन काम करने वाले राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को सम्मानित किया गया है। टीबी मरीजों को बेहतर पोषण मिले, इसके लिए 45 लाख से ज्यादा मरीजों को 533 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे गए हैं। टीबी के मरीजों का ऑनलाइन डेटा बनाया जा रहा है। देश में 23.9 लाख टीबी मरीजों को अधिसूचित किया गया है। इनमें 6.2 लाख रोगी निजी क्षेत्र से हैं। पिछले साल की तुलना में 45% का उछाल है। हर ब्लॉक में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीन लाने का लक्ष्य है। सभी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में टीबी की जांच स्क्रीनिंग हो रही है ताकि लोगों को उनके घर के पास इलाज की सुविधा मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के समय से भी टीबी मरीजों के इलाज और पहचान में कोई कमी नहीं आई है। टीबी की जांच केंद्रों को सुदृढ़ बनाया गया है। साथ ही डाक विभाग की भी सेवा ली जा रही है। टीबी के मामलों को शीघ्र पहचान करने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी के मरीजों की पहचान के लिए जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि जहां हर साल 10 लाख केस छूट जाते थे, जांच के दायरे में नहीं आ पाते थे, लेकिन जांच प्रक्रिया को जिस तरह बढ़ाया गया है उसमें अब करीब 2 लाख लोग ही जांच से वंचित रह पाएंगे। इस साल 23 राज्यों के 337 जिलों में 27 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें से 62,000 से ज्यादा टीबी मरीजों की पहचान हुई। केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, लेकिन कुछ राज्य लक्ष्य से पहले ही टीबी उन्मूलन करना चाहते हैं। उनमें केरल 2020, हिमाचल प्रदेश 2021 में, सिक्किम और लक्षद्वीप 2022 में, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम ने कहा है कि अगले हफ्ते तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलने की तेज रफ्तार महामारी के उपचार और वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों के साथ साथ एहतियाती उपायों की अहमियत के प्रति भी आगाह करती है, ताकि बीमारी के फैलाव को रोकना और जिंदगियों को बचाना संभव हो सके। जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि अब तक कोविड-19 के 91 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 4,70,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इनमें संक्रमण के लगभग 40 लाख मामले पिछले महीने ही सामने आए हैं, जबकि महामारी फैलने से पहले महीने में महज 10,000 मामलों की पुष्टि हुई थी। यूएन प्रमुख ने कहा कि जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन देना उनकी जिंदगी बचाने की सबसे असरदार उपायों में से है। मेडिकल ऑक्सीजन को कॉन्सन्ट्रेटर के जरिए तैयार किया गया है, जो वायु के ऑक्सीजन को निचोड़कर उसे परिष्कृत करता है। कोविड-19 संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार मरीज सामान्य रूप से सांस लेकर रक्त धाराओं में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके लिए उन्हें मदद की जरूरत होती है। महामारी की शुरुआती दिनों से ही यूएन एजेंसी ने ऑक्सीजन की अहमियत पर ध्यान केंद्रित किया है। सही समय पर मदद के अभाव में महत्वपूर्ण कोशिकाओं के अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे मौत हो जाती है। कोविड-19 के फैलाव की गति को देखते हुए दुनिया को प्रतिदिन 6,20,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यूएन एजेंसी प्रमुख ने बताया कि अनेक देशों के पास ऑक्सीजन के लिए जरूरी उपकरणों का अभाव है और 80% से ज्यादा बाजार पर कुछ ही कंपनियों का नियंत्रण है।
योग का हमारे जीवन में काफी महत्व है। योग करने से न केवल शारीरिक चुस्ती फुर्ती बनी रहती है बल्कि कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। आइए देखते हैं योग के महत्व पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हमारे स्वास्थ्य के लिए योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग स्वस्थ रहने के लिए भी उपयोगी है, बीमारियों से बचाव के लिए भी और कई बीमारियों को ठीक करने में भी प्रभावशाली है। आत्मा का परमात्मा में विलय कर देना योग है। योग अपने आप में पूर्ण विज्ञान है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। योग जीवन जीने की वास्तव में सच्ची कला है। योग के साधक योगाभ्यास से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है। योग पद्धति के द्वारा हम शरीर, मन और आत्मा को जोड़ते हैं और इसमें एक संतुलन प्रदान करते हैं। यह एक प्राचीन पद्धति है और एक जीवन शैली है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यह भारत का एक अनुपम उपहार है पूरे विश्व को। योग का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। योग को चिकित्सा पद्धति के रूप में देखें, बीमारियों से बचाव के लिए या आध्यात्मिक जीवन पद्धति के रूप में। योग का हर रूप उपयोगी है और इसका प्रभाव लाभकारी। जब हम रेगुलर योग अभ्यास करते हैं तो हम शारीरिक तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते ही हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारे मानसिक रोग से भी दूर रह सकते हैं, जैसे कि अवसाद, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, तनाव, एंग्जाइटी, नींद की समस्या, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों। को इसके नियंत्रण रूप से करने से हम एक तो पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर पैदा होते हैं, उसके अलावा जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं जैसे कि एग्रेशन, क्रोध, तो ये हमारे क्रोध को नियंत्रण करने में भी हमारी सहायता करता है। योग को अपने जीवन में शामिल करना निरोगी रहने में उपयोगी है, साथ ही आध्यात्मिक जीवन जीने का सरल और उत्तम विकल्प है योग। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कैबिनेट की बैठक में अनेक सुधारों के साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने लिए कड़े फैसले। अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को दी मंजूरी। सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए पशुधन योजना के लिए 15,000 करोड़ की मंजूरी दी। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि की होगी स्थापना। सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने के लिए एक अध्यादेश को भी मिली मंजूरी। मॉस्को में विजय दिवस परेड का हुआ आयोजन। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं की एक-एक टुकड़ी ने लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विशेष आमंत्रण पर हुए परेड में शामिल। कोविड-19 महामारी से जारी जंग में पीएम केयर्स फंड की नजर आ रही है महत्वपूर्ण भूमिका। फंड में जमा राशि से हुआ 50,000 वेंटिलेटर का निर्माण। फंड के जरिए दिए जाने वाले वेंटिलेटर्स की आपूर्ति राज्यों में शुरू। प्रदेश में बुधवार को पिछले 24 घंटों में मिले 187 नए संक्रमितों के बाद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंची 12,400 के पार। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 537। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा। प्रदेश में 1 जुलाई से संचालित होगा किल कोरोना अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश। कहा, सभी का सहयोग प्राप्त कर करें कोविड-19 का खात्मा। कंटेनमेंट जोन निर्धारण में किया गया बदलाव। अब कोरोना पीड़ित के घर से लगे दोनों तरफ के मकानों को मिलाकर 3 घरों का होगा कंटेनमेंट जोन। 21 की बजाय सिर्फ 5 दिनों में हो जाएगा कंटेनमेंट मुक्त। कोरोना संक्रमण के बीच अनेक जिलों में कोरोना सर्वाइवर के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना सर्वाइवर की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिले हुए पूरी तरह कोरोना मुक्त। प्रशासनिक अमले और चिकित्सकों का जताया कोरोना सर्वाइवर ने आभार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 जून को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने लोगों से मांगे हैं सुझाव। पीएम ने ट्वीट कर कहा, इस महीने 28 तारीख को होगी मन की बात। कोरोना संकट काल में वर्चुअल कार्यक्रमों की बढ़ी संख्या। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा रानी दुर्गावत पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी को किया संबोधित। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी मंडला में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केंद्रीय मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को राज्य में मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। श्रमिकों को के इस अभियान में शुरू होने से जागी एक उम्मीद की किरण। अपनी गृहग्राम में ही मिल सकेगा रोजगार। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए तैयार किए गए विशेष रेलवे कोच का शुरू हो गया है उपयोग। भारतीय रेलवे ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कुल 960 कोविड केयर कोच किए हैं तैनात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी श्रमिकों तथा नियोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की चर्चा। कहा, मध्य प्रदेश की धरती पर ही मिलेगा हर प्रवासी मजदूर को योग्यता अनुसार काम। भोपाल संभाग सहित राज्य के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता से हो रही है अच्छी बारिश। भोपाल समेत प्रदेश के कुछ भागों में मौसम विभाग ने तेज बारिश की जताई संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।